नमस्कार, न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग पर। बीजेपी ने अपने विधायकों को प्रशिक्षण देने के लिए कि कैसे वर्तमान परिवेश में काम किया जाए, कैसे जनता की समस्याएं सुलझाई जाएं और पार्टी का मान बढ़ाया जाए, इसे लेकर 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर उज्जैन में रखा था, जिसका आज समापन भी हो गया। इसे लेकर कांग्रेस ये कटाक्ष कर रही है कि ये प्रशिक्षण पूरी तरह से फ्लॉप रहा है और बड़े बड़े नेताओं को इसमें नहीं बुलाया गया है। वहीं बीजेपी ये कह रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ विधायकों का प्रशिक्षण था और इस प्रशिक्षण में 125 से ऊपर विधायक वहाँ मौजूद रहे, मंत्री मौजूद रहे, आपसी डिस्कशन भी हुए और जो बड़े नेता हैं उन्होंने उनको सीख भी दी है कि वर्तमान परिवेश में कैसे आगे बढ़ा जाए। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि ये प्रशिक्षण कितना कामयाब होगा, तब जबकि कोरोना काल से निकली हुई सरकार अभी भी आर्थिक संकट से जूझ रही है और कई ऐसे मसले हैं जिन पर सरकार को विपक्ष के सवालों के जवाब देने पड़ रहे हैं। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय जो इस परिचर्चा में भाग लेंगे। बात कांग्रेस की करूं, कांग्रेस से वरिष्ठ नेता हैं राकेश चतुर्वेदी जी, कांग्रेस का पक्ष यहाँ पर रखेंगे। बात वरिष्ठ पत्रकार के रूप में मेहमान की करूं तो सतीश सक्सेना जी हैं, वो यहाँ निष्पक्ष तौर पर अपनी राय रखेंगे कि ये सम्मेलन या प्रशिक्षण कितना कारगर हुआ। सबसे पहला सवाल यहाँ राकेश जी आपसे कि ये बीजेपी का 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर हुआ और इस प्रशिक्षण शिविर को लेकर कांग्रेस कटाक्ष कर रही है कि ये फ्लॉप रहा, किस आधार पर? ये जो प्रशिक्षण शिविर था, ये तरीके से देखा जाए तो बीजेपी वालों के लिए नहीं रखा था। इन्हें रखा था जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ गए उनके लिए, कि उनका मानना ये था कि कांग्रेस मानसिकता के लोग हैं तो हमारे भी कैसे एडजस्ट कर पाएंगे ये लोग, उनके लिए था एक। दूसरा क्या कहते कि जो प्रशिक्षण शिविर था, इनको अपने सीनियर लीडर्स को भी बुलाना था उसमें। उसके अलावा जैसे कुछ इनके हार गए जो सिंधिया जी के साथ गए थे उनको बुलाना था, इमरती देवी को नहीं बुलाया इनने, और 2-3 और थे उनको भी नहीं बुलाया। विधायकों के लिए रखा था ना ये? नहीं, बस विधायकों तो जहाँ तक सवाल होता है तो जो इलेक्शन लड़के जाता है उसको किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती, वो तो इतनी उसको नहीं। पर राकेश जी देखिए क्या है, कहीं कांग्रेस अगर आरोप लगा रही है, अगर नरेंद्र सलूजा जी जो कांग्रेस के मीडिया प्रभारी हैं वो अगर कह रहे हैं कि सब ये प्रशिक्षण वर्ग पूरी तरह से फ्लॉप रहा है, तो आपको कारण बताने पड़ेंगे कि ये कारण रहा है जिसकी वजह से फ्लॉप रहा है। देखिए इसके बाद भी आप ये देखना, ये जो जिन लोगों ने जो भी विधायक भी थे ट्रेनिंग, उनको अपने हिसाब से काम करेंगे। इस ऐसा नहीं है इस प्रशिक्षण को पे बड़ा असर पड़ा होगा। अभी देख लेना आप 3 महीने के अंदर किसी न किसी का स्टेटमेंट आ जाएगा, तो उससे कोई ऐसे कोई मतलब नहीं रहता। आप नए जो लोग तैयार कर रहे हो उनको आप ट्रेनिंग दो, उसका मतलब नए आप बढ़कर तैयार कर रहे हो। एक बात आपकी समझ में आती है कि कांग्रेस ने कहा है कि इसमें बड़े बड़े नेताओं को नहीं बुलाया गया, उमा भारती जी हो, विक्रम वर्मा हो, सुमित्रा महाजन हो या कृष्ण मुरारी मोघे हो, ऐसे लोगों को या ऐसे चेहरों को नहीं बुलाया गया जो पार्टी के बड़े चेहरे रहे। हाँ, वास्तव में वही इनको ये आप कह रहे हैं इनको नहीं बुलाया गया जी। नहीं, लेकिन वास्तव में ये लोग सही मार्गदर्शन दे सकते थे। बहुत सीनियर लीडर थे आपके, जैसे सुमित्रा महाजन के लेते हैं, वो 8 इलेक्शन जीती, तो ऐसे लोगों को इन लोगों से ट्रेनिंग दिलवाना थी तरीके से। ये लोग क्या ट्रेनिंग देंगे? सिंधिया जी क्या देंगे? सिंधिया जी भी कोई बहुत सीनियर नहीं है। शिवराज सिंह जी का क्या? हाँ, एक बात उठती है ना कि बीडी शर्मा पहली बार पार्लियामेंट जीते हैं, स्टेट प्रेसिडेंट। सुनिए तो सही, मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने अगर विधायकों के लिए प्रशिक्षण वर्ग रखा जी, तो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को बुलाया है जो वर्तमान में इस पूरी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं या अभी वर्तमान में ओहदों पे हैं, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हों या संगठन के पदों पर बैठे हुए लोग। नहीं, ठीक है। तो इससे आपका ये आरोप तो निराधार साबित होता है कि नहीं सुमित्रा जी को नहीं बुलाया या उमा जी को नहीं बुलाया। उनका जो वर्तमान में जनप्रतिनिधि हैं या संगठन के पदाधिकारी हैं, सिर्फ उन्हीं को आमंत्रित किया था। नहीं, देखिए उनको ट्रेनिंग देने थोड़ी बुलाना था, उनको तो ट्रेनिंग देने के लिए बुलाते, वो इनको मार्गदर्शन देते। अगर ये लोग बुलाते सही अगर ये मार्गदर्शन नहीं था, ये तो सीधा प्रशिक्षण शिविर था जी। क्या कांग्रेस इसकी मूल अवधारणा को समझ नहीं पाई? नहीं, हम लोग तो कहते, हमारा मानना ये लोग क्या ट्रेनिंग देंगे? बीडी शर्मा पहली बार जीते इलेक्शन। अब एक बात देखिए, आपकी पार्टी से जो निकल कर लोग गए हैं, चाहे जो सिंधिया खेमे के हैं या मान लीजिए उस खेमे के नहीं भी हैं,
तो उन विधायकों के, उन मंत्रियों के बयान आप सुनेंगे तो बड़े आश्चर्यचकित करने वाले हैं। जैसे परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत ने ये कहा कि मैंने कांग्रेस के कई शिविर अटेंड किए, पर बीजेपी और कांग्रेस में बड़ा फर्क नज़र आया। बीजेपी में जिन लोगों ने भी प्रशिक्षण दिया वो पहले मंच पे अपना भाषण देते थे और बाद में नीचे आकर बैठ जाते थे सामान्य जन की तरह। यानी एक आभा मंडल अपना बनाने का या अपने को सुपीरियर दिखाने का कोई वहाँ रिवाज नहीं है, ऐसा उनका कहना था। नहीं, ऐसा नहीं। जैसे कांग्रेस अधिवेशन वगैरह होते हैं तो उसमें भी जो बड़े बड़े सेंटर मिनिस्टर होते हैं वो नीचे आके बैठ जाते हैं और बात करते हैं, कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, ऐसे मेंबरों से बात करते हैं। नहीं, वो तो उन्होंने ये कहा, तो सुनिए तो सही, एक तो इतने बड़े शिविर होते नहीं हैं और होते भी हैं तो गोविंद राजपूत जी ने ही अपना पूरा कैरियर चूंकि कांग्रेस में ही लगाया है, युवक कांग्रेस से उन्होंने शुरुआत की। हाँ, तो उन्होंने ये कहा कि मैंने सारे शिविर लगभग अटेंड किए, पर पहले दिन जो मंच पे बैठा रहता है वही अंत तक मंच पे बैठा रहता है। यहाँ ऐसा नहीं था। यहाँ कभी मुरलीधर जी नजर आए तो कभी शिव प्रकाश जी नजर आए तो कभी नरेंद्र तोमर तो कभी लाल सिंह आर्य, तो मतलब ये लोग नजर आए हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते जैसे लोग जो, या जिसको कहें आदिवासी समाज से जो आते हैं, जैसे ओम प्रकाश धुर्वे जी आए। तो ये आपको नहीं लगता कि जो जिस विधा का परिपक्व है उसी से प्रशिक्षण दिलवाया गया? ये नहीं हर कोई आया और अपना भाषण देने लगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। और चक्कर क्या कि ये अब उनकी जो राजपूत जी की मजबूरी है, आज वो सरकार में है तो 100 के पक्ष में बोलेंगे। नहीं, पर क्या कांग्रेस अब ये प्रशिक्षण होने के बाद अब कांग्रेस भी विचार कर रही है, मांडू में चल रहा है, कमलनाथ जी भी विचार कर रहे हैं कि हम भी ऐसा प्रशिक्षण रखें। हाँ, मांडू तो कुछ तो बात यहाँ हुई है तभी तो आप रख रहे हैं, नहीं तो आप अभी तक तो आपके दिमाग में आया नहीं था ये। नहीं, देखिए हम लोग के ट्रेनिंग प्रोग्राम तो इंदिरा जी के टाइम से शुरू हो गए थे। जब हम लोग, जैसे ही हम लोग के हाथ से कहते कि आपका ये गया था उड़ीसा वगैरह और बिहार वगैरह, तो उसी टाइम पे तय हो गया था कि ये इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना, नए वर्कर तैयार करना है। बीच में जरूर हम लोगों के यहाँ इस तरीके के प्रोग्राम नहीं चल पा रहे थे। 1.25 साल में कमलनाथ जी की सत्ता रही जी, एक भी ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ? हाँ, अभी इस कारण हम लोग सही संगठन में कमजोर हो गए, अब फिर से शुरुआत कर रहे हैं। सतीश जी, ये जो बात कह रहे हैं वर्तमान में जो कांग्रेस से निकलकर बीजेपी में आए हैं मंत्री या विधायक, साहब बीजेपी की ट्रेनिंग में और कांग्रेस की ट्रेनिंग में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। आप क्या देखते हैं, चूंकि लंबे समय से दोनों पार्टियों को देखते आ रहे हैं? देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का ट्रेनिंग का प्रश्न है, प्रशिक्षण का, तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है, तो पहली बात तो ये केडर बेस्ड पार्टी है जी, और फिर इनमें ब्लॉक स्तर से इनको ट्रेन किया जाता है कि आपका आचरण कैसा होना चाहिए, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, आपकी छवि कैसी होना चाहिए, आपका जो है समाज में जो स्तर है वो उसको कैसे आप मेंटेन करेंगे, तो ये सब चलता है। अब अभी क्या हुआ है कि ये जो प्रशिक्षण शिविर था, इससे उनका आशय था हाउस के अंदर, विधानसभा के अंदर और आम जनता के साथ, इसका उन्होंने एक तरह से उनको एक ट्रेनिंग दी। अब वो ट्रेनिंग में उन्होंने बताया कि आपका आम जनता में भारतीय जनता पार्टी के अगर आप कैंडिडेट हैं या विधायक हैं तो आपका आचरण ऐसा होना चाहिए, या आप अगर संगठन के कोई पद पे हैं तो आपका आचरण इस तरह का होना चाहिए, या आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए। एक बात और उन्होंने कही है जो इसका पूरा जीस्ट निकल कर आया है कि कार्यकर्ताओं को महत्व दें, क्योंकि कार्यकर्ता ही आपके आभा मंडल को फैलाता है, वही पार्टी का सच्चा जिसको कहें हिमायती है। तो आपको क्या लगता है, कांग्रेस में ये चीज हो पा रही थी? बीजेपी में तो खैर हो ही रही है। कहाँ हो पा रही थी कांग्रेस में? कांग्रेस के बैठे हैं प्रवक्ता जी, बता रहे मुझे, कभी कमलनाथ जी ने कभी कांग्रेस के कार्यकर्ता छोड़ दो, विधायकों से भी उन्होंने अगर कभी बात की हो तो सवाल ये है ना साहब। अब जब प्रशिक्षण की जब बात आई तो अब प्रशिक्षण, अब तुम जब ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो अब तो उनको याद आई कि हमें भी करना चाहिए। ये 15 महीने आपकी सरकार रही, संगठन नाम की चीज थी कहाँ उस वक्त? 2 लोग थे जो सरकार चला रहे थे, बाकी तो कुछ भी था नहीं। तो अब उनको ये याद आई। अब ये जो एमएलए कांग्रेस विचारधारा के या कांग्रेस परिप्रेक्ष्य के या सिंधिया जी के जो साथ गए हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी का कि हमारा क्या चाल होना चाहिए, हमारा क्या चरित्र होना चाहिए, हमारा क्या चेहरा होना चाहिए, हमारी छवि कैसी होना चाहिए, इसका उन्होंने एक तरह से प्रशिक्षण दिया है। और इसमें मैं समझता हूँ कि कोई आवश्यकता नहीं है किसी वरिष्ठ सीनियर की, क्योंकि जो मौजूद हैं अब उनके यहाँ तो एक
भारतीय जनता पार्टी में तो एक सिस्टम बना दिया कि जो एज से बाहर हो गए हैं उनको तो वो उसमें डाल देते हैं। वो क्या होता है उनका एक मार्गदर्शक मंडल में। तो अब मार्गदर्शक मंडल वाले लोगों को बुला के भाषण दिलवाना से तो कोई मतलब नहीं रह जाता। अब तो ये युवाओं का मामला है और जहाँ तक प्रदेश, और ये पूरा का पूरा मामला प्रदेश अध्यक्ष का है। पार्टी संगठन ने इस चीज़ को आमंत्रित किया है, आहूत किया है, सारे पदाधिकारियों को आहूत किया। अब तो उन्होंने कांग्रेस ही कह रही है कि साहब इन नेताओं को और बुला लेते, जैसा कि अभी राकेश भाई जी कांग्रेस कह रहे कौन थे। होती है कहने वाली, मुझे आप सुमित्रा बताइए। शाही को नहीं बुलाया, उमा जी को नहीं बुलाया। अरे भाई अभी कांग्रेस पहले खुद अपने तो उसमें गिरेबान में झांक के देखे ना साहब, इसको नहीं बुलाया उसको नहीं बुलाया, मामला उनका, पार्टी उनकी, करने वाले वो लोग, प्रशिक्षण वो लोग दे रहे हैं, कांग्रेस के पेट में जबरदस्ती में दर्द हो रहा है। अरे भाई आप करिए ना, आप बुलाइए ना, उसमें कोई परेशानी छोड़िए ना भाई। सवाल ये हम लोगों की पार्टी के बारे में भी लगातार बीजेपी वाले बोलते रहते हैं, हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला वो बोलते ही नहीं बोलते, तो हम क्यों नहीं चलिए बोलेंगे ठीक फिर? बात है। अब ठीक है यहाँ मैं राकेश जी आपसे जानना चाहूँगा कि आपको वाकई बोलना चाहिए, विपक्ष में हैं आप, बोलिए, क्योंकि आपका धर्म भी है कि अगर सत्ता पक्ष के कोई दल है वो कुछ गलती कर रहा है, अच्छा कर रहा है, तो उसके बारे में टोका टाकी करिए। पर सवाल ये भी है, जैसा कि अभी सतीश जी कह रहे थे कि आपकी 15 महीने सरकार रही तब आपको पता नहीं चला, इसके पहले भी 15 साल विपक्ष में आप लोग रहे हैं मध्य प्रदेश में, तब भी कोई ऐसे प्रशिक्षण वर्ग नहीं हुए कि जिनसे लोगों को ये लगे कि नहीं साहब अब हमको थोड़ा आगे बढ़ाना है पार्टी को, जो बात बीजेपी कर रही है। नहीं, अब शुरुआत की है झाबुआ में, अभी वहाँ पे हुआ अलीराजपुर आपके धार साइड में यूथ कांग्रेस का हुआ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम, अब ये मांडू वाला हो रहा है। और दूसरा एक चीज़ मैं आपको बता दूं प्रकाश जी, जो बीजेपी से कांग्रेस में जाते हैं, कांग्रेस से बीजेपी में आते, दोनों की विचारधारा अलग है, वो वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाते। मैंने भंवर सिंह पोर्ते के संग काम किया 78 में यूथ कांग्रेस में, पोर्ते जी वहाँ गए, अंतिम समय में कांग्रेस में वापस आने को बैठे थे, उस रमेश सक्सेना 10 साल वहाँ रहे, उन्होंने कहा मेरे को नहीं जम रहा, वो वापस कांग्रेस बहुत है, बालेंदु शुक्ल हैं, प्रेम नारायण ठाकुर हैं, राकेश चतुर्वेदी, सरताज सिंह हमारे यहाँ आए, वापस चले गए, उन्होंने कहा मेरे को यहाँ का नहीं जमता। तो क्या है कि दोनों पार्टी वाले कहीं भी एडजस्ट नहीं कर पाते, एक समय रहते सत्ता का सुख पर लेने के लिए चले जाएं। सवाल ये है, सुनिए तो सही, जो बात सतीश जी कह रहे हैं कि चलिए पार्टी कोई भी हो, बीजेपी ने तो ये भी मान लेते हैं आपकी बात कि कांग्रेस से जो आए हैं सिंधिया समर्थक, उनको ट्रेनिंग देने के लिए ही ये आयोजित किया हो सकता है ये वर्ग। पर आपने तो जब आपकी सरकार बन गई तब भी ये नहीं सोचा कि भाई जो लोग बीजेपी से छोड़कर या दूसरे दलों से आपके पास आए हैं, चाहे वो निर्दलीय क्यों नहीं हो, है कि नहीं। अब आपको याद होगा उस समय निर्दलीय कितना उधम मचाते थे। हाँ। हर दूसरे दिन सुनने को मिलता था शेरा भैया ये कर रहे हैं, राम भाई ये कर रही हैं, संजीव भैया कुछ और कर रहे हैं, मतलब सबके अपने अपने राग थे। पर कभी भी उनका प्रशिक्षण वर्ग ऐसा नहीं हुआ जैसा ये पहली बार हुआ है। तो आपको नहीं लगता कि संगठन के तौर पर कांग्रेस कमजोर होती जा रही है? हाँ, नहीं, अब उस पर ध्यान पूरा दिया जा रहा है। अभी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई 3 दिन पहले, तो अभी क्या हो रहा है, आप जिन लोगों के बारे में आप बात कर रहे हैं उनका क्या था, देखिए आप उनके सपोर्ट से सरकार बनी थी, तो स्वाभाविक था, उनका मतलब ये था जो भी कहते थे उनको मंत्री पद चाहिए था, ये आप हमारे पर हमको एडजस्ट करिए, साफ बात ये थी। ठीक है, पर आप सिंधिया जी के भी सुन तो लीजिए, सिंधिया जी के भी अगर मान लीजिए 15 या 17 विधायक जीत गए, 15 ही मान लीजिए, है ना, 15 जीत गए, तो 15 में से बने तो 10-12 ही, अब बाकी के जो लोग रह गए हैं और विधायक तो हैं, हाँ, तो वो तो जिद नहीं कर रहे जैसे आपके यहाँ राम भाई और बाकी सब जिद कर रहे थे। वो भी लगे हुए हैं, उनको कॉर्पोरेशन में चेयरमैनशिप वगैरह देंगे। देखिए वो भी लगे, खुल के तो आवाज नहीं आ रही ना आपके यहाँ, तो हर दूसरे दिन। अब सिंधिया जी ने उनको भरोसा दिला रखा है कि भाई मैं करूंगा, अभी जिस दिन कॉर्पोरेशन पूरे बन जाएंगे उसके बाद देखते हैं, अगर उनको एडजस्ट नहीं किया तो वो ही चिल्लाने लगेंगे। मान लीजिए एडजस्ट नहीं किया, हाँ, तो चिल्लाएंगे वो, देखना। नहीं चिल्लाए तब नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं, तो यहाँ यही बात आती है राकेश जी कि सिर्फ दूसरे का घर देख रहे हैं आप दूरबीन से, आप अपना घर क्यों नहीं देखते, जो सतीश जी कह रहे थे। नहीं, अपने पे भी हम ध्यान दे रहे हैं, लेकिन उन पे भी हम ध्यान देंगे, क्योंकि वो भी हम पे ध्यान देते हैं, तो हम भी उन पे देंगे। ठीक है, मेरा कहना है अच्छा कोई कर रहा है तो आपने अच्छी बात करी कि मांडू में आप प्रशिक्षण वर्ग अगला रखने जा रहे हैं। पर बात ये उठती है कि यहाँ पर जब आपका सम्मेलन होता है तब तो आते नहीं है आपके सीनियर विधायक, मांडू में क्या जाएंगे? नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। और क्या कमलनाथ जी के जो इर्द गिर्द लोग हैं, जो 2-4 दलाल अभी भी घिरे हुए हैं उनको, नहीं, दलाल वो आने देंगे क्या, मतलब, या फिर वो उनकी छवि देखकर वो लोग आ सकते हैं बड़े नेता? नहीं, सब पहुंचेंगे बराबर, ऐसा नहीं है, देखना। ऐसा लगता नहीं है आपको कि वो लोग नाराज? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है,
सब पहुँचे। पर ज़्यादातर विधायकों का यही कहना है कि अच्छी भली सरकार बनी थी 15 साल के बाद, जी कमलनाथ जी के दलालों ने सत्यानाश कर दिया। नहीं, कमलनाथ जी के साथ नहीं, देखिए उसकी वो तो थी सिंधिया जी की अपनी मजबूरी थी। नहीं देखिए, सिंधिया जी को आप इसलिए बार बार मत लाइए कि अब जी। आपकी एक एपिसोड खत्म हो गया। हाँ नहीं नहीं, आपके कारण घर सरकार तो में उन्हीं कारण सुनिए तो सही, जो सरकार आदमी तो उन्हीं के कारण सुनिए तो तो सही, मानिए जिस आप। आदमी ने शुरुआत से ही कांग्रेस में रहा हो, जी हाँ। और यूं ही तो कोई नहीं छोड़ता, कोई दल या घर या पार्टी या संस्थान कोई नहीं छोड़ता ऐसे अरे तो। इसके कोई बड़ा सुनिए बड़ा तो आप। सुनिए तो सही, बड़ा मसला ही रहा होगा जिसकी वजह से वो किया। आप तो नहीं संभाल पाए ना उन लोगों नहीं नहीं, को। उसके पहले उनकी दादी ने छोड़ी, फिर उनकी माधवराव जी ने एक बार विकास कांग्रेस बनाई, उनने भी छोड़ी। ये जरूर है कि माधवराव जी कभी बीजेपी में नहीं गए, ज्योतिरादित्य जी बीजेपी में चले गए सीधे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अभी आप ही ने कहा राजमाता जी ने तो बना ही ली थी दूसरी पार्टी। हाँ, सवाल संबित ही- सरकार सवाल- संबित बनाई थी मैं उन्होंने, वही कह रहा वो हूँ। गिर गई, फिर 2 साल बाद ठीक है, खत्म हो गई। फिर उन्होंने ढाई साल। बीजेपी को सपोर्ट कर दिया। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि एक बार आपने ठोकर खाई तब नहीं सुधरे, जी और अभी भी सुधरने की बजाय हो ये रहा है कि संगठन में अभी भी वही प्रवृत्ति हावी है। Yeah. आपके नेता, कुछ नेता ये मानकर बैठे हैं, ये कहना नेता, ये तो कहना साहब कांग्रेसी भले ही है पर ये फूल छाप कांग्रेसी है, और नहीं, जो कार्यकर्ता हैं उनको भी आप इग्नोर कर रहे हैं। नहीं नहीं, बराबर ध्यान दे रहे हैं। अब तो ये हुआ कि तो दे रहे हैं तो जो कार्यकारिणी कांग्रेस के जो सीनियर लीडर जेलों में भी हैं या ब्लॉक लेवल पे भी हैं, उनसे भी संपर्क किया जा रहा है बराबर। ऐसा मैं है। ये कह रहा हूँ 22 फरवरी से जी। मतलब हाँ, आपके विधानसभा बजट सत्र आ रहा है हाँ, जी। विधानसभा का। जी तैयारी आपकी ये होनी चाहिए थी कि आपको इश्यूज लाने चाहिए थे। आपने कहा एक शैडो कैबिनेट बना देंगे, और वो बना दिया आपने और उस पर काम करेंगे, ये है वो है। तैयारी कर ही नहीं रहे हैं आने वाले सत्र नहीं नहीं, के। चल रही है, देखना विधानसभा की जब समय पता चलेगा। चलेगा पता। जी। बताइए सतीश जी, क्या वाकई कांग्रेस अब संजीदा है या फिर सिर्फ आडंबर चल रहे हैं अभी? अब देखते हैं साहब, जैसा भाई साहब कह रहे हैं कि 22 तारीख से सब आएगा सामने, तो अब देखते हैं देखना क्या आप। किन किन मुद्दों को लेके कांग्रेस पार्टी जो है वो सदन में आती है। बेरोजगारी मुद्दे को लेके आती है, शिक्षा के मुद्दे को लेके आती है, पेट्रोल डीजल है, पेट्रोल डीजल को है, महंगाई है, बेरोजगारी है, बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हैं, कानूनी व्यवस्था की घटनाएं, तो इन सब चीज़ों को लेके आती है। ऊपर उसका आने के बाद में क्या वो प्रदेश भर में इस तरह का कोई एक आंदोलन चलाएंगे या कोई धरना प्रदर्शन देंगे या इस तरह का एक मूवमेंट चलाएंगे जैसे महात्मा गांधी ने चलाया था सत्याग्रह आंदोलन, इस तरह का कुछ करेंगे? भाई कमलनाथ जी से उम्मीद है कि आपको कर पाएंगे वो? नहीं, मैं तो साहब नहीं समझ सकता, क्योंकि वो एक 5 स्टार कल्चर का व्यक्ति है, और वो 5 स्टार कल्चर का व्यक्ति जो है वो जमीन पे नहीं आ सकता। यहाँ राकेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब सरकार थी तो उसके पहले जो जमीन तैयार की वो अरुण यादव जी ने तैयार की, दिग्विजय सिंह जी ने तैयार की, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने तैयार की। पर जिसको कहते हैं ना कि पार्टी ने सीधे 4 महीने पहले 2 महीने पहले कहने लगे लो भाई कमलनाथ जी होंगे, अब कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष बन गए, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री भी बन गए। जो व्यक्ति उन कार्यकर्ताओं की पहचान नहीं कर पाया जिन्होंने उनके लिए भी त्याग किया, आपको उदाहरण देता हूँ छिंदवाड़ा का, दीपक सक्सेना ने चुनाव जीतने के बाद अपनी सीट छोड़ी। हाँ, छोड़ी थी। हाँ, 15 महीने में उनको कमलनाथ जी कोई पद नहीं दे पाए। नहीं, उनको कमलनाथ जी राज्यसभा में ले जाना चाहते थे, पर क्या हुआ कि उस टाइम पे क्यों नहीं ले गए? आ गए। फिर उसका ये था, उनको था कि उनको हाउसिंग बोर्ड चेयरमैन बनाते, लेकिन वो कुछ हो ही नहीं पाया, उसके बाद सरकार चली गई। ये तो समझ में नहीं आ रहा। बताइए साहब, आप क्या कहेंगे सतीश जी? नहीं, अब वो अब देखिए, अब स्वीकार अगर करे तो अच्छी खुशी की बात है, ना करे तो भी खुशी की बात है। देखिए, ये चीफ मिनिस्टर का फेल्यूर है। एक बात समझ लीजिए मेरी, एक घर का मुखिया होता है, प्रधान होता है, जैसे मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश का अगर कोई चीफ मिनिस्टर है तो अपन सबका मुखिया है, प्रधान है। अब उसको सबकी चिंता होना चाहिए। अब जो आदमी आपके लिए सेक्रीफाइस कर रहा है, अपना जीवन दाव पे लगा रहा है, राजनीति तो एक जीवन दाव पे लगाना जैसी होती है कि जीता हुआ एक व्यक्ति जो है उसने आपके लिए सीट खाली कर दी, आपको जितवा के ला दिया, आप एमएलए बन गए, वो आदमी घर बैठा हुआ। आपको तो 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर अंदर उसकी जो है उसका पुनर्स्थापना कर देना चाहिए थी। हाँ कि भाई हमारा इसका पुनर्वास हमने कर दिया, ये कॉर्पोरेशन का चेयरमैन बन गया। सोचते रहे, समझते रहे, देखूंगा, समझूंगा, करूंगा, 15 महीने हो गए, और फिर उसी आपके आचरण, आपके व्यवहार और आपके ये 5 स्टार कल्चर की वजह से ये पार्टी टूटी और गई, ये बता दूं आपको। आप मुझे बता दीजिए, किसी ग्राम पंचायत से 2 सरपंचों को तो लेके आ जाइए आप,
ऐसा राकेश नहीं जी, होता साहब। बहुत बड़ी बात कही है सतीश जी ने। एक उस विधायक को जिसने अपनी जीती हुई सीट कमलनाथ के लिए खाली कर दी, कमलनाथ के इर्द गिर्द जो चंगू मंगू रहे, दो दलाल तो सबको ही पता है, प्रवीण कक्कड़ और दूसरा आपका राजेंद्र मेघलानी, इनके अलावा पॉलिटिकल लोग तो नहीं है उनके इर्द गिर्द थे। चाहे अगर आप कहते हैं, मैं आपकी बात मान लेता हूं कि वो राज्यसभा भेजने वाले थे दीपक सक्सेना को, तो भेजने वाले थे, तो भेजते भेजते 1.25 साल हो गया। सारे निगम मंडलों में जाते जाते उन्होंने कईयों की नियुक्तियां की, 2 दिन 3 दिन, उसमें भी नहीं उसको कुछ दिया। और तो और कांग्रेसी लोग जो लंबे समय से मेहनत कर रहे थे, जैसे अगर अपन भोपाल रीजन की बात कर लें तो आपने देखा होगा कि यहाँ कई अल्पसंख्यक वर्ग के नेता थे, आप जैसे नेता थे, सब के सब बैठे रहे। और तो और सुरेश पचौरी जैसा आदमी बैठा रहा, उसको कोई जिम्मेदारी नहीं। पहले बोला गया था कि हाँ योजना आयोग में इनको मतलब यहाँ जो प्रदेश इकाई है उसमें हम उसको उपाध्यक्ष जिम्मा दे देंगे कि उनको उपाध्यक्ष बना देंगे, पर वो भी उनको नहीं किया। तो ये मान के चलें कि उनने सोच रखा था कमलनाथ ने कि मुझे तो बस अपना टाइम निकालना है, कार्यकर्ता जाएं बाहर में। नहीं, उसमें लेट हो गए, ये सच है, उसमें मामले में लेट हुए। लेट हुए सरकारी कारण ये रहा कि 15 साल बाद जब सत्ता में आए तो ये प्रायोरिटी तय नहीं कर पाए कि पहले क्या करें। सीधी बात, उनको लगा पहले ये आम आदमी को फायदा पहुंचे, तो उन्होंने कहा ये ऐसा कुछ करके आपको नहीं लगता है कि ये एक बहुत बड़ी गलती हुई कांग्रेस से कि उस समय अगर आप प्रदेश अध्यक्ष कोई और बना देते कांग्रेस का तो ये स्थितियां समझ जाती? नहीं, देखिए अब कमलनाथ जी तो इस अपना रजिस्ट्रेशन पहले ही आए थे, 7 महीने पहले दे आए थे। वो तो हाईकमान को तय करना था, हाईकमान को बनाना था। उसमें हाईकमान की गलती रही है फिर, या कमलनाथ गलती रही या हाईकमान की सोच रही? पहले कोई स्टेट के इलेक्शन थे, फिर कई इलेक्शन थे। 15 महीने सरकार आपकी रही और 5,000 ट्रांसफर हो गए उसमें। तो अभी भी 3,000 10 महीने में हो गए। हाँ हो गए ना, मैं मानता हूँ ना, आज भी रोज हो रहे हैं भाई। इनको और एक अपेयर से फिर वे हटा रहे हैं। भाई इनको तो इस प्रदेश की जनता ने स्वीकार नहीं किया था, इसीलिए तो आपको बिठाया था, और इसीलिए इस उम्मीद से बिठाया था आपसे कि ये वो जो करते आए वो आप नहीं करेंगे, तो आपने भी वही किया जो ये करते आ रहे थे। अब सवाल ये नहीं है, अब देखिए बात समझिए, सुनिए, 15 महीने में आपने ट्रांसफर किए। आपने कहा जैसे राज्यसभा में भेजना चाहते थे दीपक सक्सेना को, मुझे आप ये बताइए कि राज्यसभा के चुनाव तो अभी हुए हैं, फिर दिग्विजय सिंह को क्यों भेजा गया, फिर दीपक सक्सेना को नहीं भेजा गया? एक आदमी ने फूलसिंह बरैया को क्यों भेजा गया? जो आपकी पार्टी बरैया से क्या लेना देना था, जो कांग्रेस के मेंबर भी नहीं थे? अगर दीपक सक्सेना ने अपनी सीट छोड़ी थी तो कमलनाथ जी का दायित्व बनता था कि वो आगे रहकर लड़ाई लड़ते पे हाईकमान से और कहते कि नहीं मेरे लिए इस आदमी ने सीट छोड़ी है, मैं इसको राज्यसभा में भेजूंगा, जीते जाए हारे। क्या है वो भी कुछ नहीं। नहीं उनको क्या, हमारे पास स्थिति हो गई थी, हम राज्यसभा से एक ही व्यक्ति जा सकता था बस। भैया आप अभी ये तो आप अलग चले गए थे, तो नहीं, 2 तो कैंडिडेट खड़े किए थे। हाँ नहीं, खड़े इसलिए अगर मान लीजिए आपकी, जैसे सतीश जी कह रहे हैं, नियत में ईमानदारी थी, तो चलिए आप कुछ नहीं कर पाए, बताते तो अगले को कि चलो कोई बात नहीं, हमने राज्यसभा का टिकट तुम्हारे लिए दिया था। बरैया जी को इसलिए दिया कि उस टाइम सिंधिया जी अलग चले गए थे, उनको ग्वालियर साइड में बाई इलेक्शन लड़ने थे उपचुनाव, इस कारण उनको बरैया जी को आगे किया था। पर ऐसे कैसे बरैया जी जो आपकी ही पूरी पार्टी को बरा गए, आप समझ रहे हैं आप उसको स्थिति को? विधानसभा में भी आपने उनको टिकट दिया, राज्यसभा में भी आपने टिकट दिया, दोनों जगह हार गए। आपने एक पूर्व गृह मंत्री महेंद्र बौद्ध का टिकट काट के बरैया को दे दिया, जबकि बरैया जी जो है ना लोकसभा जीते ना कभी विधानसभा जीते, आप समझ लीजिए बात को, और कभी इस दल में रहे, कभी उस दल में रहे, कभी उस दल में रहे, दल में रहे हमेशा वो। चलिए बताइए ये कितना अच्छा निर्णय था? ये तो बाद में हुआ जब आपकी सरकार चली। आपका सिटिंग होम मिनिस्टर था, उसको आपने टिकट नहीं दिया, आप बताइए। लेकिन जो कि क्षेत्र में आपने दम रखता है, दखल रखता है। ठीक है, बताइए साहब राकेश जी, ये सही डिसीजन था? देखिए महेंद्र बौद्ध जी को दूसरी जगह जिम्मेदारी दी गई थी, वो जो क्या जिम्मेदारी थी, जो उनको SC सेल के अध्यक्ष स्टेट प्रेसिडेंट थे, स्टेट प्रेसिडेंट थे, उनको ये आश्वस्त किया गया था कि जब उपचुनाव होगा तो हम आपको टिकट देंगे। आपने राज्यसभा में पहले बरैया जी को आगे किया, फिर वहां भी आपने बरैया जी को आगे कर दिया। किस आधार पर? कि आपके कुछ चंगू मंगुओं ने एक सर्वे कराया था एक प्राइवेट कंपनी से, जैसे वो गुजरात की करा लेती ना कई बार, जैसे 2018 में उनने विज्ञापन की एजेंसी कर ली थी, बीजेपी वालों ने, उनका कबाड़ा हो गया। अभी भी करी थी पर वो उतने रिजल्ट नहीं आ पाए। वैसे ही आपने एक एजेंसी चुन ली और आपको अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं था, उस एजेंसी पे भरोसा था। 28 में से 20 सीटें दे रही थी वो आपको।
ग्वालियर देखिए, आप ग्वालियर डिवीजन में तो हमारे पास कार्यकर्ता जो थे नए तैयार, हमको बहुत कम समय था पर अरे निकालने मैं उस पड़े। एजेंसी तो हम की तो बात कर रहा सिंधिया हूँ जी भाई के भरोसे साहब, थे ना। सुनिए, मैं आपके कार्यकर्ता वर्सेस एजेंसी की बात कर रहा जी हूँ। हाँ। आपको अपने कार्यकर्ता नेताओं पे विश्वास करना चाहिए या एजेंसी पे? नहीं नहीं, हमको था अपने नेताओं पर विश्वास, तो लेकिन नहीं किया ना आपने, जी। गलती महसूस की ना। 28 में से आप 2.5 नहीं पार कर पाए, 9 पे जाके टिक गए। शर्मनाक आ गई स्थिति आपकी। तो ग्वालियर और डिवीजन- आपने उसी एजेंसी का सर्वे करवाया कि नहीं साहब ये तो बहुत अच्छा सर्वे करती है, फूल सिंह बरैया को देंगे तो वो निकाल लेंगे, निकल गई सीट। अब सारी चीज़ों पर चल रहा है सब तो पे- यही मैं पूछ रहा हूँ, जी। क्या संगठन में लोग नहीं हैं ये बात उठाने वाले कि जो पुराने नेता हैं, कार्यकर्ता हैं? आप दीपक सक्सेना को अलग पटक देते हो, आप महेंद्र बौद्ध को अलग पटक देते हो, तो कार्यकर्ता या नेता आपके लिए काम क्यों करेगा? नहीं, पार्टी अब ध्यान दे रही इन चीज़ों पे। तो कभी आपने रिग्रेट किया, कभी माफ़ी मांगी अपने कार्यकर्ताओं को बुला के कि भाई साहब ये गलती हो गई, अब नहीं होगी? नहीं, अब सबको विश्वास में लिया जा रहा है, सबसे बात चर्चा की जा रही है। बताइए सतीश जी, क्या ऐसी कुछ परंपरा अभी शुरू हुई है या बस कहने की बातें? प्रवक्ता जी का कहना अगर है तो ये हो सकता है शुरू हुई हो, मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं है। जिला प्रेसिडेंट को कहा गया, ब्लॉक प्रेसिडेंट को कहा आप गया, इससे जो भी अंदाज है। लगाइए जी। तिवारी जी कि कांग्रेस में समर्पित जो है लोग हैं, 6 बार के जीते, 8 बार के जीते जो एमएलए थे, आपने उनको मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया आपने उनको स्थान? क्योंकि आप में परिवारवाद को बढ़ावा देना था। दिग्विजय सिंह के लड़के को मंत्री बनाने के लिए आपने सारे लोगों के, पहली बार मध्य प्रदेश में हुआ है कि सारे लोग कैबिनेट मिनिस्टर बन गए, कोई राज्य था ही नहीं इस सरकार में। आप समझिए ना। और जो 8 बार के, 6 बार के, 5 बार के, 4 बार के जो जीते हुए लोग थे, समर्पित लोग कांग्रेस के लिए प्रति निष्ठावान थे, उनको आपने जो है इग्नोर कर दिया। तो इससे क्या संतोष बना उन लोगों में या असंतोष बढ़ा? आप समझाइए मुझे। आप जहाँ तक सवाल ग्वालियर, चंबल संभाग के, बता दीजिए गोविंद राजेश सिंह जी। राजपूत कहाँ से आते हैं? गोविंद सिंह जी जो हैं आपके एमएलए कांग्रेस के हैं, मंत्री थे वो कहाँ से आते हैं? वो उनका दो उसी क्षेत्र में है ना दखल। तो वो क्या महाराज का इतना दबदबा हो गया कि वो कुछ नहीं कर पाए और पार्टी वो चले गए, तो मतलब महाराज संग पूरी जनता ही चली गई और 9 सीटों पे अपने हार देख ली। चलिए बताइए साहब राकेश जी। नहीं, क्या है, देखिए आप गोविंद सिंह जी का जहाँ तक सवाल, गोविंद सिंह जी तो मंत्री थे। नहीं, ये वही कह रहे हैं चीज कि आपको किसी पे विश्वास नहीं था। जो मंत्री भी थे उनकी भी नहीं सुनते थे। कमलनाथ जी की तो ये स्थिति थी, वो जो 2 दलाल बैठे थे बस उन्हीं की देखिए, सुनते थे, ऐसा जिनके यहाँ है- सीबीडीटी ने छापा मारा है। हाँ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, दलाल के हिसाब से चलते थे। हाँ। कमलनाथ जी के लोगों से सलाह करते थे, लेकिन कमलनाथ जी का तो ध्यान बताए देना ना, पड़ा जब सलाह करते थे तो यही प्रद्युम्न तोमर, यही गोविंद सिंह जी। जी, वही विसाहू लाल सिंह जी। जी। वो विसाहू लाल सिंह जी ने तो साफ कहा हाँ। कि भाई जो आदमी 5-6 बार का जीता हुआ है, आप उसको मंत्री नहीं बना रहे। हाँ। और ऊपर से उसको रोज बहानेबाजी के, नहीं साहब अगली बार देखेंगे, अगली बार, उसको तो तन बदन में आग लग जाती है। भाई ये क्या हो क्या रहा है पार्टी में? देखिए, हम लोग की क्या था, हम लोग की क्लियर मेजॉरिटी नहीं थी, तो हमको सीधी बात है समाजवादी और बसपा वालों को भी देना था। तो वो भी नहीं बनाए अब आपने। इनको ही समझने की वाली बात थी विशाल लाल भाई सिंह को। आपने वो भी नहीं बनाए ना। सुनिए, तो आप विशाल लाल सिंह जब भी कांग्रेस की क्लियर मेजॉरिटी रही, हमेशा मंत्री रहे। अरे चलिए, तो कोई जरूरी है कि हर बार मंत्री बने अरे वो? सुन तो लीजिए, जी। हनी बघेल को आप बना सकते थे, जी। आप दिग्विजय सिंह के पुत्र को बना सकते थे, तो उनको भी बना देते। नहीं, हम लोग को था गुंजाइश क्या थी, हमको बसपा और समाजवादी को भी करना था। तो वो उनको दे नहीं पाए आप। नहीं, उनको हम दे ही नहीं, सरकार ही चलेगी उसके पर हमारी क्या बहुत करें। बढ़िया। तो आप मानते हैं ना कि वहाँ कुछ गलतियाँ हुई हैं, हाँ, उनको कुछ तो- करेक्शन हाँ, करने की अब ठीक जरूरत करते है। हैं, जो भी अगर ध्यान नहीं गया बिल्कुल। चीज़ों पर। अंतिम सवाल यहाँ पर आपसे सतीश जी कि बीजेपी का ये जो प्रशिक्षण वर्ग है, क्या इसके परिणाम आने वाले समय में दिखेंगे? और क्या इस प्रशिक्षण वर्ग से, कांग्रेस से आए हुए लोगों को समझा दिया गया है कि आपको कैसे काम करना है? हाँ, सवाल ही नहीं होता। वो तो ये मैसेज ही तो है एक तरह का। ये कांग्रेस से जो लोग गए हैं बीजेपी में, उनको एक मैसेज है कि भाई ये दल जो है, ये पार्टी जो है, इसमें ये अनुशासन प्रिय है। जैसा आपने खुद उल्लेख किया कि भाई एक वक्ता गया, उसने मंच से अपनी बात रखी और नीचे उतर के आगे सामने वो श्रोता की श्रेणी में बैठ गया। ये उन्होंने बताया है कि यहाँ पार्टी बड़ी होती है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता। सवाल ये, कांग्रेस में क्या है कि व्यक्ति बड़ा होता है, पार्टी बड़ी नहीं होती। बिल्कुल, यही दो मूल फर्क हैं कांग्रेस और बीजेपी में। मेरे पास चर्चा के लिए इतना ही समय था। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। निश्चित ही बीजेपी का विधायक प्रशिक्षण शिविर आने वाले समय में क्या रिजल्ट देता है, इस पर सबकी नज़रें रहेंगी। परंतु इतना तो तय है कि कांग्रेस के लिए अब चुनौतियां बढ़ रही हैं। ऐसे में उसे एकजुट भी रहना होगा और अपनी कमियों को देखना होगा।
चापलूसों से दूर भी रहना होगा। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें निरंतर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सब खबर।